हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो ये सीरीज़ चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इकाई 2 का यानी कि यूनिट सेकंड का अध्याय 3 विद्युत धारा का हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। और आज हम लोग आपको सेकंड पार्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और लाए हैं। और बच्चों, ये वीडियो लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपका हो सकता है कि काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्किप हो जाएं, छोड़ जाएं। तो आप आखिरी तक वीडियो देखना ना भूलें। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। बच्चों, ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर ओम का नियम स्थापित कीजिए। बच्चों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ओम का नियम भी इक्वल टू आई आर या भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि पोटेंशियल इस अनुक्रमानुपाते आई, यानी कि हम हिंदी में बोले तो विभवांतर समानुपात किसके होता है, तो आप बोलेंगे सर धारा के। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर दिया है कि यदि चालक की लंबाई L ले लेते हैं, यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा उसके प्रति एकांक लंबाई N या इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, ये चालक के सिरों में विभवांतर भी। बच्चों आप देख लेना, विभवांतर यानी पोटेंशियल, एरिया यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, एन करंट I, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N। चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, वो V अपॉन आई होती है, इक्वल टू V अपॉन आई। आई हम लोग समझ लेते हैं, इसके आगे हम लोग किस तरीके से इसको समझेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया है वो F इक्वल टू E इंटू ई। यदि बच्चों यहाँ पर हम इसको समीकरण दे दें, इसको एक दे दें, तो समीकरण एक से बच्चों यदि हम E बराबर V अपॉन एल रखें, जहाँ E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसके बाद बच्चों यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न त्वरण। अब जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन का हम मास क्या ले लें बच्चों, m ले लें, तो त्वरण आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन a होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, a होता है। और यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनकर आ जाएगा a इक्वल टू एफ अपॉन एम, या यहाँ से यदि हम बच्चों f की वैल्यू रख दें तो ई भी अपॉन एम एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम एल। इसके बाद जो हमारे पास अगला बनकर आता है कि भी, यदि हम बच्चों टोटल देखें, इलेक्ट्रॉन का शांति काल जो होता है वो टाउ हो, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिकतम वेग, तो अधिकतम वेग को बच्चों वेलोसिटी भी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हमारा चालक के भीतर जानते हैं कि यहाँ 0 होगा, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ई भी अपॉन एम एल टाउ इक्वल टू ई भी एम एल टोटल 0, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू, जहाँ v वेलोसिटी, u प्रारंभिक वेग, देखिए u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण और t समय। t है क्या बच्चों, समय। चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेते हैं। vd क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अनुगमन वेग, क्योंकि अनुगमन वेग को हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों, vd से। ओके बच्चों, यदि हम लोग यहाँ पर vd तो क्या है, ई भी टाउ अपॉन एम एल अपॉन टू ऊपर चला जाएगा, तो ई भी अपॉन टू एम एल टाउ। अब जानते हैं कि परंतु धारा आई इक्वल टू एन ई ए भी डी। बच्चों ये कहाँ से आया है, तो आप जानते हैं कि अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये रिलेशन है। ये क्या है बच्चों, ये रिलेशन को बताता है। किसको बताता है, रिलेशन को बताता है। समीकरण 2 में बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पर मान निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, तो भी अपॉन आई टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर और एल अपॉन एन। इस प्रकार बच्चों हमारा जो निकल के फाइनली आंसर आता है तो कुछ इस प्रकार से आ जाता है कि आर, राइट, तो रो एल अपॉन ए, जहाँ रो क्या होता है बच्चों, चालक का विशिष्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। इस प्रकार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। बच्चों ये किसी चालक पर लगने वाला रेजिस्टेंस होता है, या किसी कंडक्टर पर लगने वाला क्या होता है बच्चों, तो इतना प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है, किसी
किसी चालक के धारा के मार्ग में डाले गए रुकावट को बच्चों क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि आर इक्वल टू होता है, आर इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। ओके बच्चों, आइए आज हमारा आज का अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। जैसे कि हम यहाँ इसके पहले में हम इसका यूज पढ़ चुके हैं, लेकिन आइए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि अनुगमन वेग होता क्या है। अनुगमन वेग क्या होता है बच्चों? अनुगमन वेग किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम यहाँ पर एक चालक ले लें, क्या ले लें बच्चों? एक चालक ले लें और यहाँ से, और यहाँ पर हम तो बच्चों उसमें जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेग यानी औसत वेग से यदि एक समान धारा प्रवाहित होती है, इस प्रकार की हम प्रक्रिया को वेग को या अनुगमन वेग कहते हैं। ओके, तो बच्चों अनुगमन वेग और धारा, अनुगमन वेग को बच्चों VD से रिप्रेजेंट करते हैं और विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम किसी चालक में 1 सेकंड वार ले लेते हैं तो 1 सेकंड तार के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर गुजरने वाला कुल यदि हम देखते हैं बच्चों तो NAV। अब VD, N क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, VD का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो T सेकंड में तो T का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार उसमें बहने वाला बच्चों टोटल चार्ज क्या होगा? Q इक्वल टू NE AVD/TE। आप इधर उधर लिख सकते हैं आगे पीछे। तो विद्युत धारा I इक्वल टू Q अपॉन T, यहाँ से बच्चों Q की वैल्यू रख देंगे तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, I इक्वल टू NE/AVD। तो ये हमारा अनुगमन वेग का क्या आ गया बच्चों। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर की परिभाषा देते हुए उसमें 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों विद्युत वाहक बल, एक कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बच्चों आप ध्यान रखिए, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। यदि हम किसी भी चालक में या किसी परिपथ में यदि 1 कूलाम आवेश देते हैं, क्या देते हैं बच्चों? 1 कूलाम आवेश देते हैं तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा, अब जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई परिपथ है, कोई सर्किट है, यदि उसमें हम कोई चार्जेस देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। उसी लॉसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत वाहक, सेल का विद्युत वाहक बल। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके सिरों के बीच अधिकतम विभवांतर उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक बच्चों वोल्ट होता है। आइए हम लोग विभवांतर समझ लेते हैं कि विभव के अंतर को हम क्या बोलते हैं? विभवांतर। ये शॉर्ट फॉर्म में हो। आइए हम थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदु, हम एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ओके, और ये तो 2 बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर होता है। विभव का क्या होता है बच्चों? अंतर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में बच्चों जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस दोनों बिंदुओं के बीच का क्या बोलते हैं बच्चों? विभवांतर। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। विभवांतर का मात्रक बच्चों क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव का मात्रक और विभवांतर दोनों का मात्रक एक। बच्चों काफ़ी बार यह प्रश्न पहुंच चुका है ऑब्जेक्टिव में कि विभवांतर या विभव का मात्रक क्या होता है, तो बच्चों वोल्ट होता है। आइए आज का हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों। आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल इसको तो आपको चाट जाना है, इसको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। किसी विभिन्न चालकों के बीच विद्युत धारा के वितरण को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियम। बच्चों आप जानते हैं कि हमारे घरों में करंट या तो लाई जाती है बाहर से अंदर, कहीं ये बोर्ड है मान लेते हैं, ये बोर्ड हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक ही बोर्ड है,
इस बोर्ड में हम लोग चाहे करंट लाएं या चाहे यहाँ से बच्चों करंट निकाल दें। ये देखिए, अब बच्चों चाहे आप करंट को बाहर निकाल दें, चाहे करंट को क्या कर दें बच्चों, बाहर निकाल दें। जी तो किसी संधि पर बच्चों यदि हम मान लें कि जो करंट आ रही है या यहाँ से जा रही है, या ये जो हम ये द्वितीय नियम, यहाँ पर हम देखेंगे किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, तो जब यदि धारा का डिवाइड होता है बच्चों, किसका, धारा का जब डिवीजन होता है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से धारा का विभाजन होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे लाया जाता है और कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। चलिए समझते हैं। तो धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियम बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर किरचॉफ ने दो नियम दिया। किरचॉफ ने कितना नियम, दो। किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो खुले परिपथ में काम करता है, लेकिन जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो बंद परिपथ पे काम करता है, यानी कि क्लोज सर्किट पे काम करता है। और प्रथम जो फर्स्ट लॉ है वो ओपन सर्किट पे काम करता है। आइए हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से वर्क करता है। बच्चों आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास डायग्राम है कि पहला यदि हम यहाँ से पढ़ें या बताने का प्रयास करें कि ये मान लेते हैं कि एक संधि है। क्या है बच्चों, संधि। तो संधि का मतलब जानते हैं कि ज्वाइन, एक हमारा केंद्र बिंदु है। तो या तो यहाँ से आएगी या तो यहाँ से धारा जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए समझ लेता हूँ कि प्लेटफॉर्म या जंक्शन में कुछ ट्रेन आती हैं और उस जंक्शन से कुछ ट्रेनें जाती हैं। तो यदि हम आने वाली को धनात्मक और जाने वाली को क्या ले लें बच्चों, ऋणात्मक, तो दूर जाने वाली को हम क्या ले लें बच्चों, यदि वहाँ से यदि दूर जा रही है तो ऋणात्मक, यदि वहाँ आ रही है यानी कि बाहर से अंदर की ओर धनात्मक और अंदर से बाहर की ओर ऋणात्मक। बच्चों चलिए समझ लेते हैं कि किसी परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। देखिए चाहे यहाँ पर आए और जाए, इन हम दोनों का यहाँ पर समेशन करें, योग करें, तो आउट ऑफ रिजल्ट क्या निकल के आता है कि दोनों साइड में क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है बच्चों, इक्वल। इस नियम के अंतर्गत संधि की ओर आने वाली यानी आने वाली धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली ऋणात्मक किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि ओ पर तीर की दिशा के, बच्चों तीर से यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए ये है हमारा, ये प्रथम नियम है, ये फर्स्ट है बच्चों, ये फर्स्ट, और ये क्या है, सेकंड, ये सेकंड नियम है। ओके, इसके बाद बच्चों हम लोग इसका आगे डेरिवेशन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है पहला नियम का कि I1 आने वाली धनात्मक और I2, बच्चों जिसमें प्लस लिखा है वो आने वाली धारा थी और जिसमें माइनस लगा है वो जाने वाली थी। संधि पर आने वाली और संधि से जाने वाली, उनका बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, 0। बच्चों जितने भी यहाँ पर माइनस थे, जितने यहाँ पर माइनस थे, माइनस को हम लोग बराबर के दूसरे साइड में ले गए और हमारे पास I1 प्लस I4 बचा और I2 प्लस I3 प्लस I5 धनात्मक। ये था पहला नियम। आइए हम लोग दूसरा नियम देखते हैं कि बच्चों दूसरा नियम क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि क्लोज सर्किट पे काम करता है, बंद परिपथ में। किस परिपथ में बच्चों, बंद परिपथ में काम करता है। यहाँ पर किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग की क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। वहाँ पर आने और जाने वाले का बीजगणितीय योग शून्य होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रतिरोध और विद्युत धारा का यहाँ पर गुणनफल लेंगे बच्चों। यहाँ पर बच्चों ABCD और CDEF बंद परिपथ। यहाँ पर बच्चों अब देखेंगे तो ABCD लेंगे, फिर DCFED लेंगे, राइट। इसके बाद बच्चों बंद परिपथ ABCD के लिए I1R बच्चों, I1R क्योंकि वहाँ पर धाराएं अलग अलग हैं और प्रतिरोध भी अलग अलग है, तो ये आने वाली धनात्मक और संधि पर जहाँ पर मिलेंगे वहाँ जाने वाले ऋणात्मक। बच्चों E1 माइनस E2 क्योंकि IR1 E1 और माइनस E2।
तथा द्वितीय बंद परिपथ CDEF के लिए I1 R2 I1 प्लस R2 रेजिस्टेंस इनटू करंट इक्वल टू E2। बच्चों किरचॉफ, ये रहा हमारा दूसरा नियम। बच्चों इसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बच्चों बिल्कुल स्किप तो करना ही नहीं, यदि आपने स्किप किया तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आइए बच्चों, हमारा आज का जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि किरचॉफ के नियमों के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। किरचॉफ के नियमों की सहायता से बच्चों आप प्रश्न को देख लेना, हम आप सॉल्यूशन पे चलते हैं। बच्चों व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त का नियम। व्हीटस्टोन सेतु, बच्चों ये है व्हीटस्टोन सेतु। अब जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं, एक P है, Q है, R है और S है। बच्चों A से धारा डिवाइड, देखिए ये हमारा E है, सेल से धारा प्रवाहित हुई, A पे पहुंची, A से डिवाइड हो गई, एक R दिशा में चली गई और एक P दिशा में। तो बच्चों ये, तो यहाँ पर यदि हम मान लें कि I1 I2 I3 और I4, हमारे पास 4 धाराएँ भी होंगी, 4 प्रतिरोध तो 4 धाराएँ। यहाँ से बच्चों जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे तो प्लस से माइनस की ओर हमारा जी क्या है, गैल्वेनोमीटर है बच्चों, धारा नियंत्रक है। आइए हम लोग समझ लेते हैं, जैसा कि ये बंद परिपथ है तो किरचॉफ का जो व्हीटस्टोन ब्रिज है किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पर काम करता है। तो किरचॉफ के नियमानुसार बंद परिपथ ABCD ABDA, बच्चों ABDA में I1 P धारा इंटू रेजिस्टेंस माइनस जाने वाली, यहाँ B से जाने वाली कौन सी है, सॉरी A से जाने वाली कौन सी है, I2 R2 बच्चों ये माइनस से उधर चला गया तो क्या हो गया प्लस, तो I1 P बराबर I2 R। ओके, इसी तरह बंद परिपथ BCDB में I1 Q माइनस I2 S बराबर 0। अब बच्चों ये माइनस उधर गया, मतलब आने वाली प्लस और जाने वाली माइनस, तो ये माइनस उधर गया तो क्या हो गया +2। बच्चों समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर हम जैसा कि I1 IP बटे IQ बराबर I2 R बटे I2 S। बच्चों I1 से I1, I2 से I2 कट गया, ओके, और जो फाइनली हमारा आया वो कुछ इस प्रकार आया बच्चों कि P बटे Q बराबर R बटे बस। बच्चों आज के लिए बस इतना ही।